हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा स्पीड एंड लव। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जियांग मू से, जो अपनी मॉम और स्टेप डैड के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने रूम में जा सकती हो जो 4th फ्लोर पर है, लेकिन जियांग मू मना कर देती है। वो कहती है कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती। मॉम थोड़ा सख्त होकर बोलती हैं कि तुम अभी तक जिन झाओ और अपने फादर का वेट कर रही हो, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएंगे। जियांग मू इमोशनल होकर कहती है कि जिन ने उससे प्रॉमिस किया था और वो जरूर आएगा। ये कहकर वो घर छोड़कर जाने लगती है। तब मॉम सच बताती हैं कि जिन जाओ उसका सगा भाई भी नहीं है और उसके फादर ने अपनी नई जिंदगी और नया परिवार बना लिया है। इसके बाद जियांग मू फ्लाइट लेकर थाईलैंड चली जाती है अपने फादर से मिलने। फ्लाइट में उसकी मुलाकात नाना से होती है। इसी दौरान जियांग मू के हाथ से एक पेन गिर जाता है जो जिनजाओ ने उसे बचपन में गिफ्ट किया होता है। वो नाना को बताती है कि जिनजाओ पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत एलिगेंट था और कभी उस पर गुस्सा नहीं करता था। नाना मुस्कुराते हुए कहती हैं, वो हैंडसम है। जियांग मू सॉफ्टली बोलती है, काफी टाइम से मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। इधर हमें मेल लीड जिन जाओ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग फाइट में होता है। शुरू में काफी मार खाता है, लेकिन एंड में सामने वाले को नॉकआउट कर देता है। इसी बीच उसके फादर को जिनजाओ की मॉम का कॉल आता है। वो वार्निंग देती हैं कि जियांग मू उसे ढूंढते हुए आ रही है और किसी भी हाल में उसे जिनजाओ के पास मत आने देना। फादर कॉल कट कर देता है, लेकिन फिर जिनजाओ को ही बोलता है कि एयरपोर्ट जाकर अपनी बहन को पिक कर लो। एयरपोर्ट पर कुछ लड़के जियांग मू को तंग कर रहे होते हैं, तब जिनजाओ इंटरवीन करता है। उन्हें हटाकर जियांग मू का लगेज कार में रख देता है। उसके हाथ में लाइटर देखकर जियांग मू थोड़ी नर्वस हो जाती है। कार में जिनजाओ सीट बेल्ट लगाने को कहता है। जियांग मू उसके चेहरे के ब्रूजेस नोटिस करती है, लेकिन जिनजाओ बात को कैजुअली अवॉइड कर देता है। रास्ते में उसका फ्रेंड क्रेजी झेन बाइक पर मिलता है और पार्टी का प्लान बनाता है, लेकिन जिनजाओ मना कर देता है। जियांग मू पूछती है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते? जिनजाओ बताता है कि हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट ले लिया। ये सुनकर जियांग मू हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसने मास्टर्स का प्रॉमिस किया था। जिनजाओ उसके लिए स्ट्रॉबेरी शेक लेता है। जियांग मू चुपचाप सोचती रहती है कि वो इतना बदल कैसे गया। फिर दोनों जिन जाओ के घर पहुंचते हैं। घर का एटमॉस्फेयर काफी ऑकवर्ड होता है। अंदर जिन जाओ अपनी नशे में डूबे फादर को उठाता है और कहता है, देखिए आपकी बेटी आ गई है। उसकी स्टेप मॉम डम्पलिंग्स बना रही होती है और जियांग मू को कैजुअली ग्रीट करती है। तब एक छोटी सी लड़की आती है, जिन जिंग, जो फादर की दूसरी शादी से हुई बेटी होती है। जियांग मू गिफ्ट देने की बात करती है, लेकिन स्टेप मॉम मना कर देती है। फिर जिनजाओ से मिलने उसका फ्रेंड आता है। यहीं हमें पता चलता है कि जिनजाओ का निकनेम ब्रांडी है। जिनजाओ नीचे किसी से बात कर रहा होता है और जियांग मू उसके लिए गिफ्ट देने आती है। वहीं वो उनकी बात सुन लेती है जब सैंडलाई कहता है, अच्छे से सोच लो, ये काम बहुत डेंजरस है, पता भी नहीं जिंदा रहोगे या नहीं। उसका फ्रेंड सैंडलाई उसे देख लेता है और कैजुअली पूछता है, ये तुम्हारी रिलेटिव है? फिर बिना कुछ कहे बात वहीं छोड़ देता है। सैंडलाई जाने लगता है, फिर रुककर जियांग मू से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जियांग मू। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मतलब बर्निंग डे एंड नाइट, और चला जाता है। बाद में जिनझाओ पूछता है, तुम मुझे ढूंढ रही थी? जियांग मू सॉफ्टली कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। रात को जियांग मू सोचती रहती है कि जिनझाओ आखिर करता क्या है और उसके चेहरे पर इतनी चोटें क्यों हैं। थोड़ी देर बाद वो लॉबी में आती है और देखती है कि गिफ्ट अभी तक खोला नहीं गया। वो जिनझाओ को मैसेज करती है, मुझे भूख लग रही है। रिप्लाई आता है, नीचे आ जाओ। नीचे जिनझाओ खड़ा होता है, तब पीछे से एक छोटी बच्ची आकर कहती है, आपकी की गिर गई है, जिस पर लिखा होता है बर्निंग डे एंड नाइट। जियांग मू रोड क्रॉस करके उसके पास आती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो? जिनझाओ कहता है, तुमने ही तो कहा था भूख लगी है। अचानक एक बाइक तेज स्पीड से आती है और जिनझाओ उसे खींचकर बचा लेता है। थोड़ी स्ट्रिक्ट पर कैरिंग टोन में कहता है, तुम अब बच्ची नहीं हो, रोड क्रॉस करना तो सीख लो। दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा इंटेंस हो जाता है। फिर दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट आ जाते हैं। जियांग मू ऑर्डर करती है, मुझे सी फूड फ्राइड राइस चाहिए, और कुछ नहीं बोलती। जिनझाओ क्वाइटली ऑर्डर प्लेस कर देता है। थोड़ी देर बाद जियांग मू कहती है, तुम मुझे कुछ पूछना नहीं चाहते मेरी लाइफ के बारे में, मैं कैसी थी? जिनझाओ कामली पूछता है, तुम्हारी मॉम और स्टेप डैड कैसे हैं? जियांग मू जवाब देती है, ठीक है। जिनझाओ थोड़ा सा टीज करता है, तो फिर यहाँ भाग के क्यों आई हो? जियांग मू तुरंत कहती है,
मैं भाग के नहीं आई, टूरिस्ट हूँ। जिंगझाओ लाइटर से खेल रहा होता है। जियांगमू हल्का सा हर्ट फील करती है और कहती है, लगता है तुम मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट लेती हूँ। इतने सालों में क्या किया, डिटेल में बताओ। इसी वक्त जिनजाओ का फ्रेंड क्रेजी लैन आ जाता है। वो मजाक में कहता है, ये वही लड़की है ना जो तुम्हारी कार में थी। जिनजाओ क्लियरली बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी बहन है। क्रेजी लैन ड्रिंक्स का प्लान बनाता है, लेकिन जियांगमू कहती है, मेरा पेट भर गया, चलो यहाँ से। तब अचानक कुछ लोग आ जाते हैं और बात बिगड़ जाती है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिनजाओ सबको हैंडल कर लेता है और जियांगमू भी एक बंदे को पंच कर देती है। क्रेजी लैन बाइक की कीज देता है। जिनजाओ हेलमेट जियांगमू को पहना देता है और दोनों बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। हेलो वे सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। छोटा सा जिनजाओ जियांगमू को एक फाउंटेन पेन देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। जब मैं वापस आऊंगा ना, तुम्हारी हैंडराइटिंग चेक करूंगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना और हैंडराइटिंग इंप्रूव करना। जियांगमू सॉफ्टली पूछती है, तुम कब वापस आओगे और तुम मेरे बारे में सोचोगे ना? जिनजाओ हल्का सा स्माइल करता है, हाँ, और तुम कभी चेंज मत होना, मैं भी चेंज नहीं होऊंगा, फिर हम दोबारा मिलेंगे। उसके बाद जिनजाओ चला जाता है। टाइम के साथ जियांगमू उसे लेटर्स लिखना शुरू कर देती है। हर लेटर में वही बात होती है, मुझे नहीं पता ये लेटर्स तुम तक पहुंच रहे हैं या नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। हर समर वेकेशन में जियांगमू उसे लेटर लिखती रहती है, लेकिन कभी कोई रिप्लाई नहीं आता। धीरे धीरे उसका गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ने लगता है। आखिर एक दिन वो लास्ट लेटर लिखती है, ये मेरा लास्ट लेटर है। अब मैं मिडिल स्कूल में आ गई हूँ, मेरे नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, शायद अब मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगी। लेटर लिखते लिखते जियांगमू रो पड़ती है। जिनजाओ फोन पर बात कर रहा होता है, कल मैं शॉप नहीं आऊंगा। जियांगमू पूछती है, तुम अभी तक सोए नहीं? जिनजाओ कोल्ड टोन में कहता है, बाद में सोऊंगा, तुम अपने काम से काम रखो। ये सुनकर जियांगमू को बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उधर जिनजाओ अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके फोन पर वोंगजेंग का कॉल आता है। वो इग्नोर कर देता है, लेकिन जब फिर मैसेज आता है, जिनजाओ तुरंत वहां से निकल जाता है। वहां वान जेंग ने उसके फादर को पकड़ रखा होता है। जिनजाओ पूछता है, तुमने उन्हें मारा? वान जेंग कहती है, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? जिनजाओ कुछ पैसे रख देता है और बोलता है, बाकी बाद में दे दूंगा, तुम्हारे गेम्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं। वान जेंग कहती है, तुम्हारे फादर का साला लोन और गैम्बलिंग का नुकसान मैं माफ कर दूंगी, बस तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। तभी जिनजाओ को जियांगमू का मैसेज आता है, क्या तुम अभी भी उस जगह पर हो? जिनजाओ तुरंत जाने लगता है। वनजेंग पूछती है, तो तुम्हारे फादर का क्या? जिनजाओ ठंडे लहजे में कहता है, वो मेरा सगा फादर नहीं है, तुम जो चाहो करो। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर जियांगमू बार बार जिनजाओ को मैसेज करती रहती है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कल आओगे या नहीं? पर जिनजाओ कोई जवाब नहीं देता। सुबह मुंह उठती है। उसके फादर की नई वाइफ कहती है, ब्रेकफास्ट कर लो, पर वो मना कर देती है और कहती है, आज जिनजाओ नहीं आएगा। वो कहती है, वो घर पर ज्यादा रहता ही नहीं। थोड़ी देर बाद मुंह वॉशरूम जाती है और देखती है कि वहां सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। वो जानबूझकर शावर ऑन करती है और वाटर हीटर तोड़ देती है। पानी बहने लगता है और उसकी माँ आ जाती है। वाटर हीटर खराब हो गया। मुंह कहती है, जिनजाओ को बुला लो, वो ठीक कर देगा। कुछ ही देर में जिनजाओ आ जाता है। मुंह चुपचाप उसे देखती रहती है जब वो भीगा हुआ हीटर ठीक कर रहा होता है। वो भीग जाता है तो मुंह का सारा फोकस बस उसी पर होता है। जिनजाओ नोटिस करके कहता है, क्या देख रही हो? वो तुरंत बोलती है, विंडो से धूप आ रही है, वही। जिनजाओ टीज करता हुआ कहता है, बाथरूम में कौन धूप देखता है? फिर वो माँ को बताता है, हीटर अब रिपेयर नहीं हो सकता, नया लेना पड़ेगा, और जाने लगता है। फे मई पूछती है, तुम जा रहे हो? कहाँ? जिनजाओ थोड़ा इरिटेटेड होके कहता है, तुम बहुत सवाल पूछती हो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये कहकर वो चला जाता है। जियांग भी उसका पीछा करती है। जल्दी से टैक्सी बुक करती है और देखती है कि जिनजाओ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। स्टेशन पर जिनजाओ रुककर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो झूठ बोल देती है, शॉपिंग के लिए आई हूँ। जिनजाओ स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरा पीछा मत करो। या कहकर वो वहां से चला जाता है। जियांग ऑटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर एक्स्ट्रा पैसे मांग लेता है। तभी वहां क्रेजी जिन मिल जाता है। वो कहता है, तुम ब्रैंडी की सिस्टर हो ना? जियांग हाँ बोलती है। क्रेजी जिन पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो?
वो कहती है, जहां जाओ ने बुलाया है। क्रेजी जिन कहता है, वही मैं भी जा रहा हूँ, चलो साथ। जियांग ठीक है बोल देती है। उधर एक इलीगल फाइट क्लब चल रहा होता है। यहीं हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है वैंग ऑक्शन शॉप के ओनर और उसकी बेटी वैन जिंग से। साथ ही लिन भी होता है जो फाइट पर बेटिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट मैच अनाउंस होता है ब्रांडी वर्सेस हेड जैंग। बैकस्टेज जिन जाओ तैयार हो रहा होता है। एक बंदा वार्निंग देता है, आज हाथ संभाल के रखना, पीछे मत हटना। जिन जाओ कामली बोलता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तभी हे जैंग की एंट्री होती है और वैन जिंग गुस्से में बोलती है, जिन जाओ को हाथ मत लगाना, वो मेरा आदमी है। फिर एंट्री होती है जिन जाओ की और क्राउड चीयर करने लगता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ब्रूटल अटैक्स करते हैं। इधर क्रेजी जिन जियांग को पैसे देकर फाइट क्लब के अंदर ले आता है। वो पूछती है, जिन जाओ कहाँ है? क्रेजी जिन कहता है, रिंग में देखो। जैसे ही देखती है वो शॉक हो जाती है। जियांग मुंह भी घबरा जाती है और पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? क्रेजी जिन एक्सप्लेन करता है, ये अंडरग्राउंड फाइट क्लब है, आज का मैच बहुत बड़ा है। जियांग मुंह डेस्परेट होकर कहती है कि हम फाइट रोक नहीं सकते, वो उसे बहुत मार रहे हैं। लेकिन जवाब मिलता है, यहां से कोई फाइट नहीं रोक सकता। और फाइट और ज्यादा डेंजरस होती जाती है। रिंग के अंदर ही जैंग लगातार पंचेस मार रहा होता है और जिन जाओ बार बार हिट खा रहा होता है। हर पंच के साथ जियांग मुंह आंखें बंद कर लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक पावरफुल पंच लगता है, जिन जाओ जमीन पर गिर जाता है। पूरा क्राउड चिल्लाने लगता है। रेफरी काउंट स्टार्ट करता है। जियांग मुंह ऑलमोस्ट चीख पड़ती है और उसी आवाज पर जिन जाओ खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता है। फाइट फिर से शुरू होती है। जिन झाओ का सर अभी भी घूम रहा होता है। तभी हे जिंग उस पर एक और जोर का पंच मार देता है। रिंग के पास जियांग मू भागकर आगे बढ़ती है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। वो बस कहती है, भाई। जिन झाओ उसकी तरफ देखता है। जियांग मू दोबारा कहती है, ब्रदर। इसी बीच हे जिंग फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जिन झाओ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक के बाद एक पंचेस मारता है, फिर एक पावरफुल किक सीधा चेस्ट पर। मौका देखकर जिन झाओ रिंग से बाहर कूदता है। जियांग मू का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये सब वैन जिंग देख लेती है। वो गुस्से में पूछती है, ये लड़की कौन है? क्रेजी झूठ बोलता है, सिर्फ एक रिलेटिव है। वैन जिंग उसे थप्पड़ मारती है। तुम समझते हो मैं बेवकूफ हूं? उसने चिल्लाया कर जाओ का नेम लिया था। इधर पार्किंग में जीन जाओ जियांग मू से पूछता है, तुम्हें ये जगह कैसे पता चली? यहाँ कौन लाया तुम्हें? जियांग मू रोती हुई कहती है, तुम्हें चोट लगी है, पहले ये बताओ। जिन जाओ सॉफ्टली बोलता है, मुझे लगी है, तुम क्यों रो रही हो? जियांग मू टूट जाती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम चेंज हो गए हो। जिन जाओ ठंडे टोन में कहता है, बहुत हो गया, चलो घर। वो उसे जबरदस्ती कार में बिठाता है। कार के अंदर जियांग मू बोलती रहती है, मैंने सब सुन लिया था, तुम डेंजरस काम कर रहे हो। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। मैंने इतने साल तुम्हारा वेट किया, इतने लेटर्स लिखे, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। आज रिंग में तुम्हें फाइट करते देखा तो डर लग गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी लेटर भी नहीं लिख पाती। वो थक कर कहती है, मैं कल वापस चाइना जा रही हूँ और प्रॉमिस करती हूँ अब कभी इतनी स्टूपिड चीज नहीं करूंगी कि किसी के पीछे दूसरी कंट्री आ जाऊं। वो उसकी तरफ देखती है, तुम कुछ नहीं कहोगे? कुछ तो बोलो। जिन झाओ बस एक लाइन कहता है, सीट बेल्ट टाइट पकड़ लो। मतलब? जियांग मू पूछती है। अगले ही पल जिन झाओ गाड़ी तेज चला देता है। पीछे से एक येलो कार उनका पीछा करने लगती है। गाड़ी नैरो गलियों में ड्रिफ्ट करती हुई भाग रही होती है। जियांग मू घबराकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? तभी सामने से एक व्हाइट कार आ जाती है और उस कार के अंदर होता है हे जिंग। जियांग मू जिन झाओ की तरफ देखती है और सीन यहीं फ्रीज हो जाता है। और फिर एपिलॉग में हमें दिखाया जाता है कि मेन लीड फाइनली जियांग मू का दिया हुआ प्रेजेंट ओपन करता है। गिफ्ट बॉक्स के अंदर होता है एक फाउंटेन पेन। पेन देखते ही वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसकी माइंड में बचपन की यादें फ्लैश होने लगती हैं, कैसे जियांग मू की हैंडराइटिंग बहुत खराब होती थी और कैसे वो पेशेंटली उससे लिखना सिखाया करता था। वो पल, वो सिंप्लिसिटी, सब कुछ वापस याद आ जाता है। मेन लीड धीरे से फाउंटेन पेन उठाता है, हवा में उसे घुमाता है और फिर जियांग मू का नाम लिखता है। पेन को देखकर वो बस हल्का सा मुस्कुराता है और सीन फिर वहीं शिफ्ट होता है जहां ही जैंग पीछे से चिल्लाता है, तुम बच के नहीं जा सकते। जिनजाओ गाड़ी और तेज भगा देता है। पीछे येलो कार, उसके बाद व्हाइट कार, तीनों एक डेंजरस रेस में घुस जाते हैं। जिनजाओ कामली जियांग मू से पूछता है, तुम्हें नेविगेटर बनना आता है ना? जियांग मू थोड़ा नर्वस होकर कहती है, हाँ मुझे याद है।
तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उनके फादर जो एक रेसर थे, बचपन में दोनों को समझा रहे होते हैं, रोड समझो, इंजन की आवाज सुनो, और पैसेंजर सीट वाला हमेशा नेविगेटर होता है। प्रेजेंट में जियांगमू डायरेक्शंस देना स्टार्ट करती है। लेफ्ट लो, अब राइट, स्पीड कंट्रोल में रखो। जिनजाओ शार्प ड्रिफ्ट्स के साथ गलियों से निकलता है। इसी बीच येलो कार क्रैश हो जाती है। जियांगमू घबरा जाती है, रुको, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो। जिनजाओ कहता है, फोकस रखो, आगे का रूट बताओ। जियांगमू उसे आगे का रूट बताती है। लास्ट मोमेंट पर वो एक ट्रिकी टर्न लेता है, गाड़ी घूमकर वापस उसी रोड पर आ जाती है और ही जेंग पीछे रह जाता है। जिंग को समझ ही नहीं आता कि जिनजाओ कहाँ गायब हो गया। तभी अचानक 2 और कार्स आ जाती हैं और अब रेस हो रही होती है 3 कार्स के बीच। जिनजाओ काम वॉइस में कहता है, मैं काउंटडाउन करूंगा, स्टीयरिंग टाइट पकड़ना। जिनजाओ फुल ड्रिफ्ट लेता है। आगे एक फॉकलिफ्ट होता है, ऊपर एक पैकेज लटक रहा होता है। जियांगमू घबरा के बोलती है, जिनजाओ तुम क्या कर रहे हो? अचानक जिनजाओ स्टीयरिंग छोड़ देता है। फॉकलिफ्ट के पास से पैकेज ग्रैब करता है। सामने से एक कार आ रही होती है। जियांगमू जल्दी से उसका हाथ नीचे करती है। कोलिजन बच जाता है। जिनजाओ पैकेज उसके हाथ में देता है। दोनों हेवी सांस लेते हुए एक दूसरे को देखते हैं। रेस खत्म होती है। क्राउड चीयर करता है। जिनजाओ सॉफ्टली कहता है, बस मेरे पास रहना और कुछ मत बोलना। वो दोनों कार से उतरते हैं। रेस ऑर्गेनाइजर कहता है, मुझे लगा था तुम आज नहीं आओगे। जिनजाओ रिप्लाई करता है, प्लान नहीं था, पर कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, एक्सीडेंटली रेस में आ गया। और वो कहता है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। तभी जैंग आकर जाओ के साइड में खड़ी हो जाती है, तो वो उसके हाथ में वो पैकेज दे देता है। ऑर्गेनाइजर गुस्से में कहता है, ब्रैंडी, मैंने कितनी बार बोला है आउटसाइडर्स यहाँ अलाउड नहीं है। जाओ उसकी तरफ देखता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कामली बोलता है, ये आउटसाइडर नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जैंग थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन उसके वर्ड्स सुनकर फ्रीज सी हो जाती है। जाओ हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, इससे लगा मैं किसी और से मिल रहा हूं, इसलिए आज इसे साथ ले आया। ऑर्गेनाइजर हैरान होकर कहता है, कांट बिलीव इट, ब्रैंडी भी प्यार में पड़ गया। फिर वो पैसे देता है और बोलता है, लो अपनी प्राइज मनी और जाओ घर जाकर रोमांस करो। जाओ उसका कान में धीरे से बोलता है, यहीं वेट करो, मैं आता हूँ। वो ऑर्गेनाइजर से बात करता है और जियांग वहाँ थोड़ी सहमी हुई खड़ी रहती है। लोग उसकी ब्यूटी पर कमेंट्स करते हैं। तभी एक दूसरा रेसर आकर बोलता है, इस नेविगेटर की क्या प्राइस है? जाओ तुरंत बीच में आता है, सॉरी, ये प्राइसलेस है। जियांग धीरे से कहती है, मुझे ठंड लग रही है। जाओ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो स्लोली उसका हाथ पकड़ती है और उसकी जैकेट के अंदर ले जाती है। अचानक जाओ उसे पीछे से खींच लेता है और टाइट हग करता है। दोनों एक मोमेंट के लिए बिल्कुल चुप, बस सांसें तेज होती हैं। लोग उन्हें चीयर कराने लग जाता है। जाओ बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड को ठंड लग रही है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर कार में बिठाता है। जैसे ही क्राउड चला जाता है, जाओ रिलीफ की सांस लेता है। जिनझाओ गाड़ी एक क्वाइट जगह पर रोकता है और कहता है, एनवेलोप खोलो। जियांगमू एनवेलोप खोलती है, अंदर कैश होता है। वो शॉक में पूछती है, तो तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए करते हो? जिनझाओ कामली कहता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये सुनकर जियांगमू गाड़ी से उतर जाती है। सॉफ्ट लेकिन इमोशनल आवाज में कहती है, चाहे कितना भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। आज किसी और का हुआ है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। सिर्फ पैसों के लिए अपनी जान रिस्क पर रखना जरूरी है क्या? जिनझाओ थोड़ा गुस्से में कहता है, तो बताओ और कैसे जीऊं? जियांगमू सॉफ्टली बोलती है, मुझे नहीं पता, बस ऐसे नहीं, एक स्टेबल सेफ लाइफ भी तो हो सकती है। ये सुनकर जिनझाओ का दिल टूट जाता है। वो गाड़ी से बाहर आता है और धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हें नहीं पता हम कैसे यहाँ तक आए हैं। जब हम थाईलैंड आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। फुटपाथ पर सोया हूं मैं, भूख का मतलब जानता हूं। वो रुक जाता है और कहता है, इसलिए मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट है। जियांग वूजन जाओ से कहती है, तुम हमेशा अपनी जान रिस्क पे क्यों डालते हो? डेंजरस चीजें करना जरूरी नहीं होता। वूजन जाओ बोलता है, अगर इससे पैसे मिलते हैं तो मुझे करना पड़ता है। एज पे जीने में क्या बुरा है? और अगर मैं मर भी गया तो किसको फर्क पड़ेगा? ये सुनकर जियांगमू उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, तुम सही रास्ता चूज कर सकते हो। जियांगमू सॉफ्टली कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुनते ही वूजन जाओ उसका साथ पकड़कर उसे कार के साथ लगा देता है। थोड़े गुस्से में वो कहता है, तुम मेरा ख्याल रखोगी, मुझे कंट्रोल करोगी, तुम किस हक से बोल रही हो? फिर थोड़ा रुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम अब वो पुरानी जिन भी नहीं रही, तुमने अपना सरनेम तक बदल लिया। तुम्हें याद भी है तुम्हारा असली नाम क्या है? फिर धीरे से बोलता है, तुम्हारा नाम जियांगमू है।
ये सुनते ही जियांगमू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो सॉफ्टली पूछती है, तुम वापस क्यों नहीं आए? हमसे मिलने, मुझसे मिलने? तुम आ सकते थे ना? या तुम मेरी मॉम से नफरत करते हो इसलिए क्योंकि उन्होंने डैड को बिना कुछ लिए छोड़ दिया? जिनजाओ चुप रहता है, एक भी जवाब नहीं देता। यांग उससे फर्मली कहती है, प्रॉमिस करो आगे से कभी भी ऐसा रिस्की काम दोबारा नहीं करोगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगी, घर दूंगी। मैं अब इतनी बड़ी हो चुकी हूं कि तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूं। वो इमोशनल होके बोलती है, चलो नानजिंग वॉकर्स चलते हैं, अपनी उसी पुराने घर में जहां हम पहले साथ रहा करते थे। मैं तुम्हारी नीड्स का ख्याल रखूंगी और तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेना। कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी। हम लाइफ को दोबारा शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन हावी वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। उसका मन वापस घर जाने का था ही नहीं। जियांग जिद पे आ जाती है और वो भी वहीं उसके पास कार में बैठी रहती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि जिनछाओ को उसकी मॉम कॉल आई है और वो इसी शहर में आई हुई होती है सिर्फ उससे मिलने के लिए। जिनछाओ उसे होटल तक ड्रॉप करता है, लेकिन अंदर जाकर हेलो कहने की उसमें हिम्मत ही नहीं होती। वो गाड़ी घुमाकर सीधा वहां से चला जाता है। होटल का अंदर मो की मॉम अपने नए हस्बैंड के साथ बैठी होती हैं। वो कहती है, मैं नैनजिंग वाला घर बेचकर कनाडा सेटल होना चाहती हूँ। मेरे नए हस्बैंड वहां हैं। तुम्हारे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी देख ली है। तुम भी हमारे साथ चलो। मो बिना सोचे जवाब देती है, नहीं मॉम, मैं कनाडा नहीं जाऊंगी। मैं चाइना में ही रहना चाहती हूँ। और ये जो नैनजिंग का घर है ना, ये आपके नाम की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है। प्लीज किसी के भरोसे सब कुछ मत छोड़ दीजिए। आपको अपने लिए भी कुछ रखना चाहिए। ये सुनकर उसके स्टेपडैड को बुरा लगता है। वो उठकर वहां से चला जाता है। तभी मो की नजर घूमती है और वो देख लेती है कि जिनशाओ वहां खड़ा था। वो सब कुछ सुन चुका होता है। एक भी शब्द बोले बिना वो वहां से मुड़कर चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मॉम आज भी उसे पसंद नहीं करती। उसके लिए वो सिर्फ एक आउटसाइडर है। उसकी मॉम कह रही होती हैं, मैं उसे कभी अपनी फैमिली का हिस्सा मान ही नहीं पाई। उसे तुम्हारे डैड जबरदस्ती घर ले आए थे और तुम जिंगजाओ से दूर ही रहो। वो ना तुम्हारा रियल ब्रदर है ना कोई कजिन। जिंगजाओ के जाने के बाद मॉम और भी ज्यादा बोलती हैं, देखा, मुझे पहले से ही पता था ये कभी जेंटलमैन बन ही नहीं सकता। उसका स्टाइल देखो, उसकी कार देखो, उसकी लाइफ देखो। इसीलिए मैंने सालों पहले ही सब समझ लिया था। और फिर मॉम सच बता देती हैं, उसने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार उसे वार्न करती रही कि मो से दूर रहो। ये सुनते ही मो शॉक में चली जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, तो ये वजह थी कि वो कभी वापस नहीं आया। उसकी मॉम उससे कहती है, शाम को टाइम से आ जाना, आज हमारी रिटर्न फ्लाइट है। लेकिन मोमो बिना कुछ बोले मना कर देती है और सीधा वहां से निकल जाती है। घर आकर वो एक बार फिर जिंजा के रूम में जाती है। दिल में इतना गुस्सा भरा होता है कि जैसे सारी फ्रस्ट्रेशन यहीं निकाल देना चाहती हो। तभी उसकी नज़र एक जगह पड़ती है और वहां छुपे हुए सारे लेटर्स मिल जाते हैं। वो लेटर्स जो उसने सालों पहले जाओ को लिखे थे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जाओ ने सिर्फ उन्हें संभाल के नहीं रखा था, बल्कि हर लेटर के पीछे किसी न किसी तरह का रिप्लाई ड्रॉ किया हुआ था। कहीं छोटी सी स्केच, कहीं सिर्फ एक साइलेंट आंसर। ये देखकर मो को सब समझ आ जाता है। जैसे वो जाओ को अपना सबसे क्लोज मानती रही, पल पल उसे याद करती रही, बिल्कुल वैसे ही जाओ भी उससे उतनी ही गहराई से महसूस करता रहा सारी जिंदगी। और उन दोनों को अलग करने में उसकी मॉम का भी बहुत बड़ा हाथ था। वही मॉम जिसने जिनजाओ को बार बार वार्न किया कि मो से कांटेक्ट मत करो। मो ने गुस्से में कितनी बार जाओ को गलत समझा, लेकिन जिनजाओ ने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया। उधर हमें जाओ को दिखाते हैं। जिनजाओ अपने गराज में काम कर रहा होता है। उसका अपना एक गराज था, ज्यादातर वो वहीं रहता, कभी कभी वहीं सो भी जाता। और दूसरी तरफ जियांगमो की मॉम एयरपोर्ट पर वेट कर रही होती हैं। टाइम बीत जाता है, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो जाता है, लेकिन जियांगमो नहीं आती। क्रिस बोलता है, चलो अब निकलते हैं, लगता है वो नहीं आएगी। एयरपोर्ट पर मॉम थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होती हैं और इधर जियांगमो अपने रूम में अकेली बैठी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जिनजाओ को ढूंढे तो कहाँ। तब वो शेन से पूछती है, तुम बता सकती हो तुम्हारा भाई कहाँ मिलेगा? शेन मो के आंसू देखकर बिना कुछ पूछे उसे गैरेज का एड्रेस दे देती है और मो उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार वहां पहुंच जाती है। जिनजा उसे देखकर शॉक हो जाता है, तुम तो आज वापस जाने वाली थी। लेकिन मो चुप रहती है। जैसे ही क्लॉक की सुइयां 12 पे जाकर मिलती हैं, वो धीरे से मुस्कुराती हुई बोलती है, मैं एक बात कहना भूल गई थी, हैप्पी बर्थडे। इतना सुनते ही जिनजाओ भी इमोशनल हो जाते हैं
और उसे अपना बचपन याद आ जाता है। एक बार मो का बर्थडे मना रहे थे, तब किसी ने जिनजाओ से पूछा था, तुम्हारा बर्थडे कब है? लेकिन जिनजाओ को खुद नहीं पता था। उस दिन के बाद जब भी मो का बर्थडे आता, जिनजाओ का भी साथ ही मनाया जाता। सच ये था, आज भी मो का ही बर्थडे था। जिनजाओ भी धीरे से कहता है, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद वो मो को केक खिलाने ले उसे एक छोटी सी बेकरी ले जाता है, जो रात को भी ओपन होती है। ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, वो बोलता है, जो पसंद आए ले लो। जियांग मो स्ट्रॉबेरी केक की तरफ पॉइंट करती है, वो वाला। फिर दोनों वापस आते हैं तो जिनजाओ केक रखते हुए बोलता है, विश मांगो। जब मो केक कट करती है, वो दिल ही दिल में विश करती है, काश जिनजाओ का रियल बर्थडे हमें कभी पता चल जाए, क्योंकि एक बर्थडे इंसान की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। और साथ ही वो एक और विश करती है, इस बार हम दोनों कभी अलग ना हों। वो सेलिब्रेशन के लिए बियर भी ले आता है, लेकिन मोमो हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, पीने का मन तो बहुत है, पर मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। उस पर जिनजाओ सॉफ्टली कहता है, डोंट वरी, आज मैं हूं ना, आज तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आज बर्थडे प्रिंसेस तुम हो। बस फिर थोड़ा पीने के बाद मो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। दिल की हर बात बिना रुके बोलती चली जा रही होती है। वो रोते हुए कहती है, माँ हमारा पुराना घर बेचने वाली है। मुझे अपनी ज्यादा फिक्र नहीं है, पर मुझे लगता है माँ गलत इंसान पर भरोसा कर रही हैं। मुझे डर लगता है कि वो नए अंकल उन्हें धोखा दे सकते हैं। जिनजा उसे शांत करता है, डिवोर्स के इतने सालों बाद अगर तुम्हारी माँ ने किसी को चूज किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। वो इमोशनल होकर बोलती है, मुझे लगता है मेरे डैड को मेरी परवाह नहीं है। मेरी मॉम मुझे नहीं चाहती, मेरे पास घर भी नहीं बचा। फिर धीरे से बोलती है, और मेरा भाई, शायद वो भी मुझसे प्यार नहीं करता। जिनजाओ उसे चुपचाप देखता रहता है। वो पूछता है, तुम चाहते क्या हो, मैं क्या करूं? जियांगमो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद जिनजाओ कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। जियांगमो तुरंत बोलती है, नहीं, बाहर बारिश तेज हो जाती है। जियांगमो बोलती है, इतनी बारिश में जाना मुश्किल होगा। जिनजाओ कहता है, मेरे पास कार है, पर मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है। तो वो बोलता है, फाइन, सिर्फ आज रात। और तब अचानक मुंह का पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ओ नो, अभी क्यों? वो पेट पकड़ के बैठ जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं होता, पर जिनजाओ बिना कुछ पूछे सब समझ जाता है। तुरंत स्टोर जाता है और उसके लिए सारा जरूरी सामान ले आता है। वो जेंटली कहता है, एक हॉट शावर ले लो, फिर रेस्ट करना। उसने अपने क्लीन क्लोथ्स निकाल कर रख दिए होते हैं। मैं बाहर हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना। जियांगमो बाहर आती है, उसकी टी शर्ट पहने हुए। जिनजाओ एक सेकंड के लिए देखता है, फिर नजर हटा लेता है। वो बेड पर लेट जाती है और पूछती है, तुम कहाँ सोगे? यहीं, वो बोलता है, मैं फ्रेंड के रूम में सो जाऊंगा। दर्द बढ़ता है। वो कहता है, हॉस्पिटल चल दें? नहीं, ये टाइम के साथ ठीक हो जाता है। जिनजाओ फोन निकालकर सर्च करता है, प्रेशर पॉइंट्स ढूंढता है। यहाँ प्रेस करो, वो बोलता है। उसके हाथ से मसाज करता है और पूरी रात उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर में जियांगमो सो जाती है। उसे पसीना आ रहा होता है और जिनजाओ धीरे धीरे उसे हवा देता रहता है। उस वक्त जिनझाओ को बचपन की यादें याद आने लगती हैं, जब मो पैदा होने वाली थी। उस दिन उसके डैड जिनझाओ को अडॉप्ट करके घर लाए थे। जिनझाओ के रियल डैड कार रेसिंग में एक्सीडेंट से चल बसे थे और दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। मोमो ने शुरू में बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत गुस्सा किया, पर डैड ने कहा, मैं इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। एक दो बार मोमो ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की भी कोशिश की, लेकिन मो जिनझाओ से इतनी अटैच हो चुकी थी कि जब वो बोर्डिंग जा रहा था तब पहली बार मो ने बोला और पहली बार उसका नाम लिया। इन्हीं यादों के साथ रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह जिन जाकर मो के लिए एक हेल्दी और स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उनसे कह देता है, अंदर मत आना, अंदर कोई स्पेशल पर्सन गहरी नींद में सो रहा है। और थोड़ी देर बाद मो धीरे से बाहर आ जाती है। गैराज के अंदर उसके सामने एक इंजन खुला हुआ होता है। जिनजाओ के फ्रेंड्स काफी देर से ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। मो बचपन से ही इंजन्स के बीच पली बढ़ी थी। उसने अपने डैड को हमेशा मशीन्स के साथ काम करते देखा था, इसलिए जैसे ही उसकी नज़र इंजन पर पड़ती है वो तुरंत समझ जाती है कि गलती कहाँ है। वो आगे बढ़कर एक छोटी सी चीज़ एडजस्ट करती है और इंजन तुरंत स्मूथ हो जाता है। ये देखकर जिनजाओ के दोनों फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि जिनजाओ ने किसी लड़की को अपने घर रहने की परमिशन दे दी है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कौन है इतनी स्पेशल, इतनी सुंदर?
तभी पीछे से जिनजाओ आ जाता है और उन दोनों को एक ही नज़र में भगा देता है। फिर वो मो की तरफ देखता है और कहता है, जाकर अंदर जाओ और कोई पैंट्स पहन लो। मो चुपचाप अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होकर बैठ जाती है। जिनजाओ के लिए कुकिंग कोई बड़ी बात नहीं थी। जिंदगी के मुश्किल हालात ने उसे अच्छा कुक बना दिया था। लेकिन मो उसे कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो बार बार कैरेट्स प्लेट से निकालने की कोशिश करती है, कभी चुरा के, कभी चुपचाप। लेकिन जैसे ही जिनजाओ ऊपर से उसकी तरफ देखता है, सिर्फ उसकी एक नज़र ही काफ़ी होती है। मो डर के मारे चाहते हुए भी कैरेट्स खाने लगती है। इसी बीच कहानी शिफ्ट होती है लिन सुई की तरफ। लिन सुई सिटी का टॉप कार रेसर था। उसे रेसिंग और मॉडिफाइड कार्स का जुनून था। एक रेस के दौरान किसी ने उसे ओवरटेक कर लिया था, और वो भी एक परफेक्टली मॉडिफाइड कार के साथ। लिन सुई शॉक में था। वो चेहरा नहीं देख पाया, सिर्फ कार की एक झलक नजर आई थी। लेकिन वो इतना समझ गया था कि ये काम किसी आम मैकेनिक का नहीं हो सकता। उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, चाहे पूरा शहर छानना पड़े, लेकिन इस रेसर को नहीं तो कम से कम इस कार को मॉडिफाई करने वाले को ढूंढ कर लाओ। और इस तरह लिन सुई गेंजाओ की तलाश में लग चुका था। इंग अपने लोगों के साथ गराज में आ जाता है। वो रूड टोन में पूछता है, जिनजाओ कहाँ है? उसके लोग बताते हैं कि जिनजाओ बाहर गया हुआ है। बस इतना सुनते ही जिंग और उसके बंदे गराज में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। एक कार को डैमेज करने ही वाले होते हैं कि तभी सानलाई आ जाता है और सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है। यही हमें पता चलता है कि जिंग का पहले खुद का गराज था, वैंग जी गराज, और जिनजाओ कभी वहीं काम करता था। तभी ऊपर से मोमो आ जाती है। वो इतनी तेजी और फोर्स से अटैक करती है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या, लेकिन जिंग उसके पीछे पड़ जाता है। इसी वक्त जियांग मो अपना फोन निकालकर कामली कहती है, मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। जिंग घबराकर उसका फोन छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जिनजाओ की धमाकेदार एंट्री होती है। एक पावरफुल किक और जिंग पीछे गिर जाता है। जिनजाओ गुस्से में बोलता है, हिम्मत कैसे हुई मेरी कार तोड़ने की और मेरे लोगों पर हाथ उठाने की? गराज के अंदर जिनजाओ और जिंग के बीच इंटेंस फाइट होती है। तब जियांग मो वार्निंग देती है, अगर तुम नहीं गए मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। बस यहीं सब रुक जाता है। जिंग जाते जाते धमकी देता है, नेक्स्ट टाइम देख लूंगा, और वो अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। इसी बीच मुंह को मौका मिल जाता है। वो उनके फ्रेंड सेनली के पास जाती है, जो सबसे ज्यादा बात करने वाला होता है। और जैसे ही बात शुरू होती है, सेन बिना सोचे समझे सब कुछ बता देता है। वो कहता है, जेनजाओ पहले वान के गराज में काम करता था। बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने अलग काम शुरू कर दिया। वो ये भी बताता है कि अक्सर वान के लोग अभी भी यहाँ आकर जेनजाओ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। बातों बातों में मोमो को उसके स्कूल के बारे में भी पता चल जाता है। जेनजाओ ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन स्कूल में काफी पॉपुलर था, हैंडसम, टैलेंटेड और स्पोर्ट्स में टॉप। मोमो धीरे से पूछती है, सब ठीक था तो फिर स्ट्रीट रेसिंग और अंडरग्राउंड फाइट्स में वो कैसे फंस गया? ये सुनते ही सेन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो चुप हो जाता है और बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। मो उनके काम में हेल्प करने लगती है। एक हैवी सा इक्विपमेंट होता है जो उससे बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं होती। तब जिनजाओ आगे बढ़ता है और वो कहता है, जमीन पर जो नट्स और बोल्ट्स गिरे हुए ना, पहले उन्हें साइड कर दो। जियांगमो बिना कुछ कहे नीचे झुककर बोल्ट्स उठाने लगती है। जिनजाओ उसे साइलेंटली ऑब्जर्व करता रहता है। उधर लिन सुई अपनी इन्वेस्टिगेशन में फुल्ली बिजी होता है। उसके लोग उससे कुछ फोटोज भेजते हैं। फोटोज देखकर लिन सुई सोचता है, ये कार एक पेट शॉप ओनर की है, लेकिन इतनी हाई पावर रेसिंग कार उसके पास क्यों होगी? इसी डाउट के साथ वो उस लोकेशन तक पहुंच जाता है और पता चलता है कि ये जगह और किसी की नहीं, सनलाई के पेट हाउस की है। आई पोलाइटली पूछता है, सर क्या देखना चाहेंगे आप? लिन सुई सीधा बोल देता है, मुझे कार चाहिए। सनलाई उसे पेट स्ट्रोलर्स दिखाने लगता है, लेकिन लिन सुई इरिटेट होकर कहता है, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? बाहर जो कार खड़ी है उसको जिसने मॉडिफाई किया है, मुझे उससे मिलना है। सनलाई तुरंत समझ जाता है कि कोई जिनजाओ तक पहुंच चुका है। वो सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करता है। थोड़ी सी बातों में लिन सुई को शॉपिंग करवा देता है और सनलाई को तो बस मौका चाहिए होता है। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल देता है, हाँ मैं ही हूँ चाइना टाउन का लेजेंडरी रेसर। लिन सुई कहता है, अच्छा फिर एक मीटिंग फिक्स करते हैं, जगह और टाइम मैं बाद में बताऊंगा। इतना कहकर लिन सुई वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैनलाई तुरंत जिनजाओ के पास पहुंचता है और एक्साइटेड टोन में बोलता है, एक आदमी आया था, कह रहा था तुमसे मिलना है,
उसने तुम्हारी रेस देखी थी और तुम्हारा फैन बन गया है। जिनजाओ कामली कहता है, फैन नहीं, कंपेटिटर लगता है, और अगर उसने बुलाया है तो सिर्फ मिलने के लिए नहीं, रेसिंग के लिए बुलाया होगा। सैनलाई शॉक में कहता है, मैं तो रेस कर ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ पेट्स डिलीवर करता हूँ। जिनजाओ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर दोनों कार में बैठते हैं, इंजन स्टार्ट होता है और जिनजाओ उसे बेसिक ड्रिफ्टिंग और कंट्रोल सिखाने लगता है। सैनलाई हर टर्न पर चीखता है। जिनजाओ उसे कहता है, कॉन्फिडेंस रखो, कार पर कंट्रोल आ जाएगा। दूसरी तरफ नैना को दिखाया जाता है, जो एक फॉर्चून टेलर होती है। उसकी प्रिडिक्शंस अक्सर सच हो जाती हैं, इसीलिए स्नीकी जैसे लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। नाना असल में मोमो की फ्रेंड होती है, जो उसे फ्लाइट में मिली थी। एक दिन मोमो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे जेनजाओ का ओल्ड स्कूल दिखाए। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जेनजाओ की फोटो लगी होती है, एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन के तौर पर। सब कुछ था, बस स्टडीज कंप्लीट नहीं हो पाई। नाना मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा और जेनजाओ का नाम बिल्कुल सन और मून जैसा है, दो ऑपोजिट लेकिन परफेक्ट बैलेंस। जब मोमो वापस आती है तो जेनजाओ स्मोकिंग कर रहा होता है। मोमो एक स्मूथ मूव में सिगरेट छीन लेती है और कामली बोलती है, तुम भूल गए, तुम्हारे जाने के बाद मैंने ताइक्वांडो सीख लिया था। जेनजाओ स्मर्क करता है, ये फैंसी मूव्स मेरे सामने काम नहीं करते। जियांगमो कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, तुम एक लड़की को मारोगे भी नहीं। जेनजाओ एक स्टेप आगे बढ़ता है, तुम्हें लगता है मैं नाइस गाय हूं? तभी सेन वहां आ जाता है और ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए इनवाइट करता है। जेनजाओ बिजी होता है, इसलिए मुंह कहती है, तभी मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। वो जल्दी से अंदर जाती है अपना पैड लेने, लेकिन जैसे ही पैड उठाती है नीचे एक प्रोटेक्शन पैड दिखता है। वो शॉक हो जाती है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए उसे छुपा लेती है और जल्दबाजी में जैकेट उठा के भाग जाती है। जेनजाओ कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन जियांगमो उसे इग्नोर करके सीधा कार का पास जाती है। तो जेनजाओ कहता है, चाबी तो मेरे पास है। जियांगमो फिर भाग कर आती है, उसके हाथ से चाबी लेके बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती है। ड्राइव के दौरान वो सेन से पूछती है, क्या जेनजाओ की कोई गर्लफ्रेंड है? सेन कहता है, गर्ल्स तो हमेशा उसके अराउंड होती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी को स्पेशल ट्रीट करता हो। फिर थोड़ा रुक के बोलता है, बस एक बार नाइट मार्केट से उसने एक ऑर्नामेंट खरीदा था, किसके लिए था ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है वो किसी से सच्चा प्यार जरूर करता है। मुंह और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उतनी ही क्यूरियस भी। इधर जेनजाओ एक मिस्टीरियस आदमी से मिल रहा होता है। मीटिंग रेसिंग मैच से रिलेटेड होती है, लेकिन उस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। बस इतना क्लियर होता है, जेनजाओ किसी बड़ी रेस के लिए खुद को रेडी कर रहा है। यहाँ जियांग मू सैंडलाई के साथ प्रैक्टिस ग्राउंड पर होती है। सैंडलाई बताता है कि ब्रैंडी ने उसे ड्राइविंग प्रैक्टिस करने को कहा है और साथ ही एक वॉइस नोट भी भेजा होता है, जिसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कार का कंट्रोल कैसे रखना है। जियांग मू पूछती है, प्रैक्टिस किस चीज़ की? सैंडलाई वॉइस नोट प्ले करता है और ड्रिफ्ट की तैयारी करता है। वो पहली बार ट्राई करता है, लेकिन ड्रिफ्ट फेल हो जाती है। दूसरी बार फिर ट्राई करता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं बनता। तब जियांगमो को अचानक अपना पास्ट याद आता है, कैसे उसके डैड रेसिंग कार्स चलाते थे और कैसे वो बचपन से ये सब देखती और सुनती आई है। जियांगमो कामली कहती है, मुझे ट्राई करने दो। सैनलाई थोड़ा शॉक्ड होता है, तुम्हें ड्राइविंग आती है? जियांगमो बिना जवाब दिए सीट पर बैठ जाती है। कार स्टार्ट होती है और पहली ही ट्राई में वो परफेक्ट सर्कुलर ड्रिफ्ट मार देती है। सैनलाई एक्साइटेड होकर बोलता है, वाओ, फैमिली जीन्स का कमाल लगता है। जियांगमो खुशी से कहती है, मैंने कर लिया। सैनलाई कहता है, चलो एक और ट्राई करते हैं। इस बार जियांगमो एक्सेलरेटर गलती से ज्यादा दबा देती है, कार रिवर्स में जाने लगती है। सैनलाई घबराकर चिल्लाता है, रुको रुको रुको। लेकिन इसी कंफ्यूजन में जियांगमो फिगर 8 स्टाइल ड्रिफ्ट मार देती है। वो खुद भी सरप्राइज हो जाती है और बहुत खुश होती है। तभी वहां नैना आ जाती है। वो करती है, मैंने तुम्हारा ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करा दिया है। जियांगमो हैरान हो जाती है। नैना कहती है, वहां रूड बॉयज नहीं होंगे, एनवायरनमेंट सेफ होगा, अब चलो मेरे साथ। जियांगमो नैना के साथ चली जाती है। नाना जियांगमो को एक पार्टी में ले जाती है। ये पार्टी नाना के कजिन की बर्थडे पार्टी होती है। इधर जैसे ही जिनझाओ को पता चलता है कि जियांगमो सेन का साथ नहीं बल्कि अपनी किसी फ्रेंड के साथ पार्टी में गई है, वो तुरंत उससे कॉल करता है। लेकिन जियांगमो का फोन रिसीव नहीं होता। कॉल बार बार रिंग होती रहती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। पार्टी में नैना जियांगमो से कहती है, तुम जिनझाओ को लाइक करती हो ना? जियांगमो कहती है, वो एरोगेंट है। नैना स्माइल करके बोलती है, तो डायरेक्टली पूछ लो ना। जियांगमो नर्वस हो जाती है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो? नैना कहती है,
तो इनडायरेक्ट टेस्ट लो। फिर आइडिया देती है, किसी हैंडसम गाय के साथ फोटो लो और उसे भेजो। अगर उसके दिल में फीलिंग्स होंगी तो वो जेलस होगा। जियांगमो सोचती है आइडिया बुरा नहीं है। वो आसपास देखती है। नैना एक लड़की को देखकर कहती है, वो नहीं, वो बहुत बड़ा प्ले बॉय है। तभी वहां लिन सुई आ जाता है। नैना कहती है, ये मेरा कजिन है। नैना जानबूझकर जियांगमो को लिन सुई की तरफ पुश करती है और फोटो क्लिक कर लेती है। फिर जियांगमो से कहती है, ये फोटो उसे भेजो, तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे हो, पक्का जेलस होगा। जियांगमो थोड़ा हेजिटेट करती है लेकिन फोटो सेंड कर देती है। गलती से लोकेशन भी मैसेज के साथ चली जाती है। उधर जिन जाओ अपना फोन देखता है। फोटो साथ में लोकेशन भी आ चुकी होती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। दिल में बेचैनी, आंखों में गुस्सा और जेलसी। वो बिना किसी से कुछ बोले सीधा कीज उठाता है, कार स्टार्ट करता है और 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना उसी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। पार्टी चल रही होती है लेकिन नैना क्वाइटली इधर उधर छुप कर मूव कर रही होती है। उसे डर होता है क्योंकि स्नीकी के लोग भी वहां पहुंच चुके होते हैं जो उसे जबरदस्ती फॉर्चून टेलिंग के लिए ले जाना चाहते हैं। नैना सिचुएशन समझ जाती है और मुंह को वहीं छोड़कर अंदर हॉल की तरफ चली जाती है। तभी वहां एक अनफेमिलियर बंदा अप्रोच करता है, वही रेसर जो पहले मोमो को अपना नेविगेटर बनाना चाहता था। वो कैजुअली बोलता है, तुम जिनचाओ की रियल गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम्हारी एक्सप्रेशंस ने सब क्लियर कर दिया। मोमो थोड़ी ऑकवर्ड होती है लेकिन साथ ही उसकी क्यूरियोसिटी भी जाग जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, जिनचाओ का पास्ट। वो उस रेसर से जिनचाओ के रेसिंग डेज और ब्रांडी नाम के पीछे का सच जानना चाहती है। रेसर स्माइल करता है और कहता है, डील सिंपल है, पहले एक ड्रिंक। मोमो हेजिटेट करती है लेकिन फिर एक ड्रिंक का सिप ले लेती है। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी नज़र ब्लर होने लगती है। बॉडी पर स्ट्रेंज रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो बैलेंस लूज करने लगती है। जैसे ही वो ऑलमोस्ट फेंट होने वाली होती है, लिन सुई टाइम पर वहां पहुंच जाता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए मोमो को संभालता है और उसे अपने घर का अंदर ले जाता है। इसी बीच जिन झाओ भी पार्टी वेन्यू पर आ चुका होता है। वो नाना को ढूंढकर एक ही बात कहता है, अभी के अभी मुझे मोमो के पास ले चलो। ऊपर रूम में जब जिन झाओ पहुंचता है और लिन सुई को मोमो के पास देखता है तो सिचुएशन उसे गलत लगती है। गुस्सा भड़क उठता है। वर्ड से बात स्टार्ट होती है और फिर बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। बर्थडे पार्टी का एटमॉस्फेयर पूरी तरह रुइन हो जाता है। दोनों के बीच फाइट इंटेंस हो जाती है जब तक अचानक मोमो होश में नहीं आ जाती। होश में आते ही मोमो वीक सी आवाज में कहती है, उस ड्रिंक में पीच था और मुझे पीच से सिवियर एलर्जी है। फिर वो क्लियरली बताती है, लिन सुई ने मुझे बचाया, वो गलत नहीं है। जिन जाओ का गुस्सा धीरे धीरे रिग्रेट में बदल जाता है। वो बिना कुछ कहे मोमो को जेंटली उठाता है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते लिन सुई से बस इतना कहता है, सॉरी, तुम्हारी पार्टी खराब हो गई, कभी मौका मिला तो इस गिले का चुकाऊंगा। हॉस्पिटल में जिस तरह जिन जाओ मोमो का ख्याल रखता है, हर स्टेप पर उसके लिए पैनिक करता है। ये सब देखकर नाना के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। उसके लिए अब सब क्लियर हो चुका होता है। ये लड़का इसे सिर्फ पसंद नहीं करता, ये लड़का इससे सच में चाहता है। डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आज रात मोमो को ऑब्जर्वेशन में ही रखना होगा। जिनजाओ सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके जाने ही वाला होता है कि तभी मोमो उसका हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी हेजिटेंसी आवाज में कहती है, हॉस्पिटल में अकेले रहना मुझे थोड़ा डर लगता है। जिनजाओ 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर बिना ज्यादा कुछ कहे शांत से बोल देता है, मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हारे पास। थोड़ी देर बाद मोमो खुद ही बात छेड़ लेती है। सॉफ्ट टोन में पूछती है, तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या? वैसे आज तुम किससे मिलने गए थे? जिनजाओ सीधा जवाब देता है, आज मैं किसी लड़की से नहीं मिला, एक आदमी था, काम से रिलेटेड। तभी वहां सानलाए आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो जिनजाओ को बाहर ले जाकर धीरे से बोलता है, ये लड़की काफी क्यूरियस है, बार बार पूछ रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। बस ये सुनते ही जिनजाओ को समझ आ जाता है कि मोमो के दिल में क्या चल रहा है। वो वापस रूम में आता है और बिना घूम फिरा के सीधी बात कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। फिर कहता है, तुम बिल्कुल फ्री हो, चाहो तो यहीं रहो या अपनी मर्जी से डैड का घर जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। मोमो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसकी बात सुन लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता अपने डैड के घर जाने का। वो थोड़ी हेजिटेंट, थोड़ी इमोशनल आवाज में जिनजाओ से कहती है, कल रात तुमने ही तो कहा था मैं जहां चाहूं रह सकती हूं। फिर धीरे से कहती है,
वैसे भी मैं अभी ठीक से रिकवर नहीं हुई हूँ, वहाँ मेरी केयर कौन करेगा? डैड तो अक्सर ड्रंक रहते हैं और न्यू मॉम अपनी बेटी में ही बिजी होती हैं। उसकी बात सुनकर जिनजाओ कुछ नहीं कहता। जिनजाओ गाड़ी स्टार्ट करता है और मोमो को सीधा अपने गैराज ले आता है। गाड़ी रुकते ही मोमो थोड़ा रिलीव्ड फील करती है। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तुम अंदर मत आना, ओके? और इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। जैंग मो घर के अंदर आते ही इधर उधर देखती है। उसे किचन ढूंढनी होती है जो सैनली ने उससे बताया था। तभी साइड में रखे एक बैग पर उसकी नजर पड़ जाती है। वो रुक जाती है। वही बैग जिसमें पैड्स और प्रोटेक्शन रखे होते हैं। वो थोड़ी सी ऑकवर्ड फील करती है और मन ही मन सोचती है, ये सब यहाँ क्यों है? तभी बाहर से जिनजाओ की आवाज आती है, आओ खाना रेडी है। जैंग मो बाहर आती है। टेबल पर मिल्क का ग्लास पड़ा होता है। जिनजाओ कैजुअली कहता है, मिल्क पी लो। जैंग मो तुरंत मना कर देती है, मुझे मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर जिनजाओ सीधा कह देता है, फिर अपने डैड के घर ही रह लो। ये सुनते ही जैंग मो कहती है, नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। जिनजाओ कामली कहता है, हॉस्पिटल में मैंने साइन किया था, अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैंग मो हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देती है, कोई लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन हुआ था, बस एक फॉर्मल साइन ही था। नेक्स्ट सीन में हम लिन सुई को देखते हैं। वो सीधा स्निकी के लोगों के सामने खड़ा होता है और बिना ज्यादा शोर किए उन्हें क्लियर वार्निंग देता है। वो कहता है, मेरी बर्थडे पार्टी पर तुम लोग मेरी कजिन के पीछे लगे हुए थे। अगर वो खुद तुमसे बात करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन अगर उसकी तरफ से नो है तो इसे मैं किडनैपिंग अटेम्प्ट ही मानूंगा। फिर वो एक लास्ट वार्निंग देता है, दोबारा मेरी सिस्टर के आसपास भी दिखे तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहना। उधर मो स्कूल कैंपस आती है। वो नाना से कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है, वो यहीं पढ़ना चाहती है। इस बहाने उसे यहीं रहने का चांस मिल जाएगा और कनाडा वापस नहीं जाना पड़ेगा। नाना उससे एडमिशन का पूछती है। मो कहती है पहले लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी होगी। नाना उसे अपने फैमिली रन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ले जाती है और फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन करवा देती है। मो बहुत इधर जिनजाओ उस मिस्टीरियस आदमी से मिलने गया होता है। वो कहता है, तुम्हारा सिर्फ एक पार्ट मिसिंग है, जल्दी उसे ढूंढो। ये रेस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम टॉप 3 में आ गए तभी ओवरऑल रैंकिंग में तुम टॉप 10 में रीच कर पाओगे। शाम को नाना जियांग मो को गराज पर छोड़ आती है, लेकिन गेट लॉक्ड होता है। ये देखकर मो काफी दुखी हो जाती है। फिर नाना उसे उसकी डैड के घर के बाहर छोड़ आती है, लेकिन वहां भी डोर पर लॉक लगा हुआ था। अंदर कोई भी नहीं था और मो कंफ्यूज हो जाती है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मो चुपचाप फुटपाथ पर चलने लगती है। तभी उसकी नजर अपने डैड पर पड़ती है, जो का ड्रंक होकर वहां लेटे होते हैं। उनकी हालत काफी खराब थी। तुरंत ही मो अपनी न्यू वाली मॉम को कॉल कर देती है। पता चलता है कि वो कंट्री साइड गई हुई हैं और मॉम उसे चाबी का पता दे देती हैं। मॉम कहती हैं, अपने डैड के घर जाओ, अंदर जाओ और शांति से सो जाओ। जब उनकी आंखें खुलेंगी खुद ही वापस आ जाएंगे। लेकिन मो उन्हें ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकती थी। वो उनकी केयर करना शुरू कर देती है, मस्कीटो स्प्रे करती है और उन्हें कवर भी करती है। वो मुश्किल से उन्हें संभाल रही होती है। तभी जिनजाओ आ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? मेरी हेल्प करो, डैड को उठाना है। वो डैड को उठाकर घर ले आता है। डैड बाहर इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ का सर्किट ब्रेक डाउन हो गया था, लेकिन जिनजाओ सब कुछ एफिशिएंटली मैनेज कर लेता है। वो इसमें काफी एक्सपर्ट है। इसके बाद वो डैड को शावर लेने पर मजबूर करता है ताकि वो थोड़ी सोबर हो जाए। फिर जिनजाओ मुंह से कहता है, मैं 2-3 दिन के लिए सिटी से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपने डैड के साथ ही रहो। और हाँ, खाने पीने की टेंशन मत लो, तुम्हारा डैड भी मेरे से अच्छा खाना बनाता है। वो रेस्टोरेंट में काफी साल का एक्सपीरियंस रखता है। मो उसे सॉफ्टली बताती है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, नाना भी मेरा एडमिशन करवा दिया है। जिनजाओ बस इतना कहता है, सोच समझकर डिसीजन लेना। और फिर वो थोड़ा कंसर्न दिखाता है और कहता है, यहाँ कुछ नहीं पड़ा, वापस चली जाओ। कनाडा जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। मो सॉफ्टली कहती है, मुझे लगता है ये सिटी काफी अच्छी है। जाते वक्त वो थोड़े पैसे रख देता है और कहता है, टाइम पर खाना खाना और अपना ख्याल रखना, और फिर वहां से चला जाता है। फिर जियांग मो अपनी मॉम को कॉल कर देती है और कहती है, मैं यहीं रुकूंगी और यहीं पर स्टडीज करूंगी। और कहती है, मैंने डैड को भी उन सब के बारे में बता दिया है। कॉल कट करने के बाद वो अपना डैड को कहती है, मुझे भूख लगी है। तो उसका डैड उसके लिए नूडल्स बनाकर ले आते हैं, जो जियांग मो को बहुत पसंद आते हैं। दूसरी तरफ जिनजाओ दूसरे शहर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ढूंढ रहा होता है, लेकिन नहीं मिलता। वो खुद मटेरियल्स कलेक्ट करके पार्ट रेडी कर लेता है ताकि रेस में पार्टिसिपेट कर सके। रेस का दिन आता है और जिनजाओ काफी फोकस्ड और डिटर्मिन्ड होता है।
रेस में कुछ लोग चीटिंग करते हैं, रोड स्लिपरी कर देते हैं जिससे जिन जाओ का कार फ्लिप हो जाता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। वो रिवर्स ड्राइव करके फिनिश लाइन पर सिर्फ 1 सेकंड पहले पहुंचता है और रेस विन कर लेता है। इससे वो टॉप 3 में एंटर हो जाता है और अपना टारगेट अचीव कर लेता है। आज नीना मोमो को गराज ले जाती है जो लेन्सवी का है। वहाँ एक से एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार्स हैं और मोमो उनकी फोटोज भी ले रही होती है। कुछ मॉडिफाइड मॉडल्स भी कैप्चर करती है। लेन सब कैमरा से ऑब्जर्व कर रहा होता है और नीना को एक बहाने से बाहर भेज देता है। लेन लाइट्स ऑफ कर देता है। मोमो थोड़ी स्कैर्ड हो जाती है। जब लाइट्स वापस ऑन होती है उसे लगता है नीना आई है, लेकिन वहाँ सिर्फ लेन होता है। लेन थोड़ी रूड टोन में पूछता है, तुम किसके लिए काम कर रही हो? मेरे आइटम्स की फोटोज किसको भेजना चाहती हो? तुम मेरी इनोसेंट कजिन नाना को यूज करके मेरे करीब आना चाहती हो, है ना? मोमो सॉफ्टली कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जस्ट फोटो ला रही थी। और कहती है, मेरे फ्रेंड के पास उससे भी अच्छी कार्स हैं। फिर वो घर जाने लगती है, लेकिन लेन स्मर्क करता है और कहता है, चलो इस कार में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कार में जाते वक्त जियांग मोलन को देखती रहती है। लेन टीजिंग टोन में बोलता है, क्यों ऐसे देख रही हो? मैं इस कार से भी ज्यादा हैंडसम हूं क्या? मुंह कहती है, ऐसे कुछ भी नहीं है। फिर लेन मोमो से उसका घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन मुंह कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। तब तक लेन उस घर का एड्रेस पता नहीं करवा लेता, तब तक गाड़ी रोकने को भी तैयार नहीं होता। आखिरकार फिर वो उसे जेंटली उसके घर तक ड्रॉप करता है। वहां मू के पेरेंट्स छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं और उसे समझ आता है कि मू एक बिल्कुल सिंपल गर्ल है। लेन सोचता है, वो कहता है, क्यों ना मैं भी यहाँ खाना खा लूं? मोमो थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन में बोलती है, यहाँ सिर्फ डम्पलिंग्स बिकती हैं, वो भी नमक से भर भर के, अब जाओ यहाँ से। मो की नई वाली मॉम ने ये सब छुप के देख लिया और तुरंत जिन जाओ को कॉल कर दिया। उसने कहा, मुझे लगता है मो का कोई बॉयफ्रेंड है और अभी इनके बीच काफ़ी बड़ी लड़ाई हो रही है। ये प्यार की लड़ाई है और इस रिलेशनशिप की वजह से ये चाइना से यहाँ आए हैं। तुम जाके देखो क्या चल रहा है। जिन जाओ मो के पास आता है और जेंटली उसका बैकपैक ले लेता है। मो थोड़ी नर्वस होती है क्योंकि जिन जाओ का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव है। पार्क से गुजरते हुए मो देखती है कुछ कपल्स वहां बैठे हैं और टीजिंग टोन में कहती है, ये जगह तुम्हारे लिए काफ़ी फेमिलियर लग रही है, किसके साथ आते थे? जिन जाओ सॉफ्टली पर फर्म टोन में बोलता है, गलत सोचना बंद करो, तुम्हारी एज अभी बहुत कम है, तुम टेम्पररी अट्रैक्शन और रियल लव का फ़र्क अभी नहीं समझ सकती। ध्यान रखो, अभी तक तुम नहीं पहचान पाओगी कौन लॉयल है, कौन सिंसियर और कौन सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है। रास्ते में एक जगह जमीन थोड़ी अनइवन होती है। जियांग मो का पैर स्लिप होने ही वाला होता है कि जिन जाओ फौरन उसे संभाल लेता है। वो कामली कहता है, प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिंदगी में जब किसी को चूज करो तो रिस्पॉन्सिबल इंसान को चूज करना। आगे शॉर्टकट से गुजरते हुए रास्ता और भी रफ हो जाता है। जियांग मो बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेती है। उस पल जियांग मो को लगता है, अगर इस वक्त दुनिया में कोई सबसे ज्यादा रिलायबल इंसान है तो वो जिन जाओ ही है। गराज के अंदर क्रेजी लिन बैठा होता है, पास ही सैनलाई भी होता है। क्रेजी लिन टीजिंग स्माइल के साथ बोलता है, तुम वही प्रिटी गर्ल को लेने गए थे ना? सुनने में आया है अब यहीं पढ़ाई करेगी। जैंगमो कामली जवाब देती है, हाँ। क्रेजी लिन कहता है, मतलब अब यहीं रहोगी? जैंगमो सीधा बोलती है, जरूरी नहीं, मैं नैनजिंग भी रह सकती हूँ, वहाँ जहाँ मैं और जिनजाओ साथ बड़े हुए। क्रेजी लिन थोड़ा चेड़ता है, वैसे तो मुझसे पहले भाई कहा करती थी ना, अब क्यों नहीं? जैंगमो जवाब देने ही वाली होती है कि जिनजाओ बीच में बोल पड़ता है, इतने सवाल क्यों, अपना काम करो। यहाँ रिवील होता है कि गैरेज में एक लड़की आई हुई होती है सिर्फ जिंग जाओ से मिलने के लिए। जब जियांग मो उसे नोटिस करती है तो उसकी नज़र सीधा उस लड़की की वेस्ट पर चली जाती है। वहाँ स्नेक जैसा टैटू बना होता है और बस उसी पल जियांग मो समझ जाती है, ये और कोई नहीं, वही स्निकी है। वो थोड़ा टीजिंग टोन में पूछती है, तुम वही बॉक्सिंग क्लब वाली लड़की हो ना जो जिन जाओ के साथ रहती है? जियांग मो कामली जवाब देती है, ऐसी बेकार बातें मत करो, तुम हो कौन वैसे? लड़की हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, मेरा नाम वैनजिंग है। तभी जिन जाओ आ जाता है और बोलता है, उसे डिस्टर्ब मत करो। सब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। स्नेक गर्ल सबके लिए फ्राइड मीट लाती है, लेकिन मोमो उसे खा नहीं पाती क्योंकि उसमें बोन्स ज्यादा होती है। बेचारी चुपचाप सूप पीने लगती है। तभी स्नेक गर्ल का टोन थोड़ा स्केरी हो जाता है। वो सबसे पूछती है, सच बताओ, क्या ये जिन जाओ की रियल सिस्टर है? जिन जाओ उस वक्त वहां नहीं होता और उसके फ्रेंड्स उसे देखकर ही डर जाते हैं। तुरंत बोल देते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल रियल सिस्टर है। थोड़ी देर बाद जिन जाओ वापस आता है।
वो मीट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहा होता है। स्नेक गर्ल जानबूझकर उसके पास जाकर बैठ जाती है, शायद मोमो को जेलस फील करवाने के लिए। लेकिन एंड में जिनझाओ वो केयरफुली कट किए हुए पीसेस सीधा मोमो को दे देता है और सॉफ्टली कहता है, धीरे खाना, चोक मत होना। स्नेक गर्ल उससे कह रही होती है, इतना रिस्की काम क्यों करता है, बस एक बार मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। पर जिनजाओ सीधा मना कर देता है और उसे वहां से हटा देता है। इधर मोअन केवाई के चुपचाप बातें सुन रही होती है। तभी वो मोमो के पास खड़ा हो जाता है। मोमो तुरंत एक्टिंग करती है जैसे वो कार क्लीन कर रही हो। फिर मोमो थोड़ा सा जेलस टोन में बोलती है, तुम कहते थे यहाँ गर्ल्स अलाउड नहीं है, फिर वो कैसे आ रही है? जिनजाओ हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है, तुम जेलस हो रही हो? और तब मोमो को समझ आ जाता है स्नेक गर्ल का प्यार सिर्फ वन साइडेड है। वो जिनजाओ को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन जिनजाओ उसे कोई सिग्नल ही नहीं देता। एंड में जिनजाओ कामली कहता है, अब तुम्हें डैड के घर चला जाना चाहिए। मोमो बहाना बनाती है, वहां अप्लायंसेस बहुत पुरानी है, कभी हीटर खराब, कभी कुछ और। जिनजाओ बस साई करता है। सुबह वो उसे जेंटली जगाता है, उठो, आज तुम्हें स्कूल जाना है। पर मोमो लेट उठती है, ब्रेकफास्ट स्किप कर देती है और फिर क्यूट से बहाने शुरू। अब तो बहुत लेट हो गया और मुझे यहाँ के लेटर्स भी समझ नहीं आते, कौन सी बस लेनी है, कौन सा नंबर। बोलते बोलते ऑलमोस्ट रोने वाली एक्टिंग। जिनजाओ एक सेकंड में समझ जाता है, इसे मैं खुद ड्रॉप करके आता हूँ। वो कुछ नहीं कहता, बस क्वाइटली हेलमेट उठाता है और प्यार से उसके सर पर पहना देता है। फिर बाइक स्टार्ट होती है और वो उसे लैंग्वेज स्कूल तक खुद छोड़ने जाता है। वहां पहुंचकर भी वो उसका हेलमेट उतारता है, मिरर देखता है ठीक कर लो, और जाते जाते एक लंच बॉक्स भी दे देता है। सुबह नहीं खा पाई थी ना,